बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि हमने बल्कि डिस्कस किया था कि जो हीट है वो स्टेट वेरिएबल नहीं है। आज हम एक नया वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जिसे आप एंट्रोपी कहते हैं, और देखेंगे कि ये स्टेट वेरिएबल है। इसके लिए हम शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो है डी क्यू इज़ इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। हम किसी सिस्टम में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है। आप इसमें अगर हीट भेजते हैं तो वो इस पिस्टन को थोड़ा सा पीछे पुश करती है। हीट जो है वो इस पिस्टन को थोड़ा सा पीछे पुश करती है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा वर्क भी होता है और थोड़ी सी इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा भी होता है। तो जो हीट हमने इसे दी उसने दो काम किए, एक इंटरनल एनर्जी में इजाफा किया और एक वर्क किया। ये बात आप जानते हैं और इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो अगर ये राइट साइड की इंटीग्रेशन होगी तब आप ये क्लेम करेंगे ना कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो अगर ये राइट साइड की इंटीग्रेशन यहाँ करने की आप कोशिश करें, इस डी यू की इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगी यू, लेकिन ये जो है पी डी वी, आप देखें प्रेशर एक और वेरिएबल है, वॉल्यूम एक और वेरिएबल है। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम करना चाहें यू कांट डू दैट मीन्स कि ये साइड जो है ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो तो फिर इसे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल कहलवाने का हक हासिल नहीं है। अगर हम ऐसा करें कि इसको दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी और इधर भी, और ये जो चीज़ हमारे सामने आई है इसे हम कह दें डी एस, और ये एस जो है ये क्या है, ये एंट्रोपी है। ये एस क्या है, एंट्रोपी। ये हम डिफ़ाइन इसे खुद कर रहे हैं हम, और वक्त गुजरने के साथ साथ आपको एहसास होगा कि ये जो वेरिएबल है, जो स्टेट वेरिएबल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट वेरिएबल है। ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स में आप इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसके 4 महीने जो हम 3-4 महीने इसे पढ़ेंगे, तो एट द एंड अगर आप एंट्रोपी के बारे में क्लियर हो, आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप समझेंगे कि आपने बड़ा कुछ अचीव कर लिया। अच्छा, अब ये जब इसे टी से डिवाइड करें तो ये देखें, अब चेक करने की कोशिश करें कि ये साइड फ्रॉम आई टू एफ इंटीग्रेटेबल है या नहीं। ये फ्रॉम आई टू एफ, गौर करें कि ये जो U है, इंटरनल एनर्जी है, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और यहाँ भी टेम्परेचर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है जब आप इसे इंटीग्रेशन करना चाहें, ये U की जो आप फॉर्म लिखेंगे यहाँ, वो उसके अंदर ये चूँकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो उसके अंदर भी टेम्परेचर आएगा और नीचे भी टेम्परेचर होगा, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। इसी तरह ये जो कुछ देर पहले ये P की विद रिस्पेक्ट टू V इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थी, जब आपने इसे T से डिवाइड कर दिया, ये P ओवर T आ गया। P अलग वेरिएबल है, V अलग वेरिएबल है, T अलग वेरिएबल है। लेकिन अगर आप ये जो है ये गैस इक्वेशन, इस गैस इक्वेशन में से अगर आप ये वेरिएबल ज़रा सेपरेट करें तो ये P ओवर T आप देखेंगे N R ओवर V के बराबर आएगा। तो यहाँ P बाई T जो है इसकी जगह पे आप N R ओवर V लिखें। अब अगर गौर फरमाएं आप, तो ये N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ये dV है और ये V है। तो ये
ये v की इंटीग्रेशन ओवर v इट इज़ पॉसिबल, ये भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये भी, ये u चूँकि फंक्शन ऑफ t होगा, इसकी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। तो जब ये सारी इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन जो है, अगर आप यहाँ ये बात लिखें फ्रॉम i टू f, तो आप कहेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ds की, आपको पता है ये होगी s। और फ्रॉम i टू f का मतलब पता है क्या है, फ्रॉम i टू f का मतलब है कि आप आखिरी लिमिट लगा दें, माइनस लगा दें, फिर इनिशियल लिमिट लगा दें। इसका क्या मतलब है कि चेंज जो टोटल है एंट्रोपी में, वो डिपेंड कर रही है फाइनल वैल्यू पे और इनिशियल वैल्यू पे। दरमियान में सिर्फ आपने क्या लगाया हुआ है, माइनस। इसका क्या मतलब हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, जो एंट्रोपी में चेंज है दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़। तो जिस वेरिएबल में ये खूबी हो कि उसमें जो चेंज है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही हो, ऐसे वेरिएबल को कहते हैं कि वो एग्जैक्ट वो स्टेट वेरिएबल है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो बीच में आप इनिशियल से फाइनल में पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, कौन कौन से मराहल तय करते हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। या फाइनल वैल्यू है या इनिशियल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में जो फ़र्क है वो चेंज इन एंट्रोपी है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। तो आपने इस लेक्चर में देखा कि जो हीट का डिफरेंशियल है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करना चाहें तो चूँकि इस साइड की इंटीग्रेशन नहीं हो रही, लिहाजा आप कहेंगे इधर इसकी भी नहीं हो रही। तो ये जो है स्टेट वेरिएबल का दर्जा नहीं रखता, ये हम बार बार कह रहे हैं और ये आपने अपने जहन में रखना है। लेकिन अगर आप इसे t से डिवाइड कर दें और ये dq/t को आप कहें कि ये जो है ये ds है और s जो है वो एंट्रोपी है, तो फिर इंटीग्रेशन मुमकिन होती है। और उसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो चेंज है वो फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है, दरमियान वाले जो प्रोसेस है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। अब ये तो मैथमेटिक्स था, एंट्रोपी के बारे में मैथमेटिक्स था। एंट्रोपी के बारे में जो फिज़िक्स है वो क्या है, वो यहाँ हम अभी लिखेंगे कि एंट्रोपी के अंदर जो फिज़िक्स है वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, हम वो जो फिज़िक्स है एंट्रोपी के अंदर वो और ये मैथमेटिक्स, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक ही है। और ये बात यकीनन एक ही होगी, एक ही चीज़ की डेफिनेशन फ़िज़िक्स में और उसको मैथमेटिक्स में डिस्कस करें तो इन प्रिंसिपल तो वो सारा कुछ एक ही होना चाहिए ना। लेकिन हमें क्लियर कट नज़र आए कि वाक़तन ये सारा कुछ एक ही है। तो मैथमेटिक्स एंट्रोपी का हमने पढ़ा, अब हम एंट्रोपी का फ़िज़िक्स पढ़ने लगे हैं। ये तो था इसका मैथमेटिक्स कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट ओवर टेम्परेचर। अब इसकी फ़िज़िक्स क्या है ये देखें, एंट्रोपी इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी। ये इसकी फ़िज़िक्स है कि एंट्रोपी का मतलब क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी। उसके बाद एक और इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। ये इसकी यूँ कह लें कि ये शायराना सी डेफिनेशन है। यकीनन फ़िज़िक्स में भी ये शायरी भी है फ़िज़िक्स में, लेकिन वो फिज़िसिस्ट जानते हैं कि फ़िज़िक्स में किस किस्म की शायरी होती है ना, हर बंदा ये नहीं जानता। तो हम इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं, फिर इसको जानने की कोशिश करेंगे। एंट्रोपी इज़ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी। अब आप देखें ये फ़िज़िक्स है और ये मैथमेटिक्स है, ये हमें फीलिंग्स ऐसी नहीं आ रही कि ये और ये एक चीज़ लिखी हुई है। लेकिन हम जो ऑनवर्ड आज डिस्कशन करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे और इससे अगले लेक्चर में करेंगे, तो
उसमें आपको बाद में फीलिंग्स आएंगी कि इसका और इसका एक ही मतलब है, ये एक ही चीज़ को ज़ाहिर कर रही हैं। अब इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर है, सोर्स ऑफ हीट है, इसका टेम्परेचर T1 है, और ये सिंक ऑफ हीट है, इसका टेम्परेचर T2 है। ये T1 जो है ये T2 से ज़्यादा है। T1 का ये टेम्परेचर हाई, ये टेम्परेचर लो। अगर आप इनके दरमियान कोई थर्मल कनेक्शन करते हैं तो हीट जो है वो इधर से जाएगी और ये कोई हीट आएगी और ये यहाँ से कुछ हीट इधर को मूव करेगी, और ये हीट जो है ये जब सिस्टम से बाहर निकलेगी उस वक्त इसे हीट कहेंगे। सिस्टम के अंदर आपको पहले बताया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी होती है, हीट सिस्टम से बाहर निकलने पर उसको नाम दिया जाता है। हीट का सिस्टम के अंदर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब यहाँ आप यूज़फुल वर्क लेंगे। ये यूज़फुल वर्क जो है ये कब तक मुमकिन है कि आपको मिलता रहे? जब ये टेम्परेचर हाई रहे और ये टेम्परेचर लो रहे, तब तक ये हीट फ्लो करती रहेगी और आपको ये वर्क मिलता रहेगा। अब फ़र्ज़ करें कि आप मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल डलवा देते हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद आप उसे किक मारते हैं तो उसके इंजन में आग जलती है। अब आग जलती है तो इंजन में टेम्परेचर हाई होता है और बाहर सड़क पे टेम्परेचर लो है, तो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो जो है वो हीट फ्लो होना शुरू हो गई और आपके लिए हीट अवेलेबल है। तो आप क्या कहेंगे? और वक्त के साथ साथ क्या होगा कि उस इंजन में से जो है वो पेट्रोल कम होता जाएगा। अगर पेट्रोल कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो, फिर इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हीट कम होती जाएगी, तो आप कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। आप क्या कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ते 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 एंड पे क्या होगा कि टैंकी में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जब टैंकी में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो इंजन जो है वो बंद हो जाएगा, उसका हाई टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, यानी उसके बराबर हो जाएगा जो है ये अपना एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। जब वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा उस वक्त अवेलेबिलिटी ऑफ हीट आपके पास ख़त्म हो जाएगी, तो आप उस वक्त कहेंगे कि एंट्रोपी मैक्सिमम हो गई है। उस वक्त आप ये कहेंगे कि एंट्रोपी मैक्सिमम हो गई है। ये तो इसका मतलब है। अब अभी तक आपको इससे रिलेशन समझ में नहीं आया। ये जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वो हम इससे इस तक नहीं पहुँचे। इसके लिए हमें और ज़्यादा एलेबोरेट करना पड़ेगा। मैं इससे लिंक बनाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त इस चीज़ का इससे लिंक बनाने की कोशिश करता हूँ। देखें ज़रा, आप सुबह उठे, आप जो है वो यानी आपने कंघी शंगी की, कपड़े शपड़े पहने अच्छे वाले, और घर अब्बू से पैसे लिए, मोटरसाइकिल में आपने पेट्रोल डलवा लिया, तो आप जो है वो खुश आ रहे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी ऑर्डर में है। रात को जो पानी है वो हमने पंप चला के उसमें ऊपर डाल दिया, जो है टैंकी में पानी डाल दिया। सुबह आपने अगर मुंह हाथ धोना है, नहाना है, तो आपको पानी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि छत से पानी नीचे आ रहा है, जेब में पैसे हैं, अब्बा जी ने दिए हैं, हमने जाके मोटरसाइकिल में डलवा लेने हैं वो ऑयल। तो हमारी ज़िंदगी ऑर्डर में है। इसे कहते हैं कि ज़िंदगी ऑर्डर में है। लेकिन आप देखें कि छत का पानी नीचे आता जाए, यूज़ होता जाए, और एंड पे जाके वो जो है ख़त्म हो जाए, तो वो जो ऑर्डर था ज़िंदगी में वो डिसऑर्डर में बदल गया।
परेशानी में बदल गया। अब आपको दोबारा छत पे पानी टैंकी में भरना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी जब कम होती जाए, ख़त्म होती जाए, तो डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। इसी तरह जब आपने सुबह पैसे लिए, पेट्रोल जो है वो टैंकी में फुल करवा लिया, आपका फुल करना जो है वो होता है 200 रुपये का डाल दें। कभी कोई स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में अपने मोटरसाइकिल की टैंकी ढकने तक फुल नहीं करा सकता, ये बात पढ़ी लिखी है। आपके फुल कराने का मतलब क्या है? 200 का पेट्रोल डाल दें या 300 का डाल दें। तो वो पेट्रोल मौजूद है, हीट एनर्जीज अवेलेबल, वो भी मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि 1 दिन 2 दिन बाद वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे ज़िंदगी में डिसऑर्डर आ गया, दोबारा अब्बू की मिन्नत करनी पड़ेगी, अब्बू से पैसे लेने पड़ेंगे। तो अवेलेबिलिटी जब कम हो रही होती है, डिसऑर्डर बढ़ रहा होता है, परेशानी बढ़ रही होती है। सुबह पैसे मिल जाएं, घर से जेब में पैसे हों और कंघी शंगी की हुई हो, बाऊ बने हुए हों, यूनिवर्सिटी आप आएँ तो चीज़ें ऑर्डर में हैं। आके आपको मार्क्स पूरे ना मिलें, पेपर अच्छा ना हो तो क्या होगा? और पैसे जो हैं वो कैंटीन पे सारे लगा दिए, कंघी ख़राब हो गई, बाल बिखर गए, तो अवेलेबिलिटी चीज़ों की कम हो गई, डिसऑर्डर बढ़ गया। यानी अवेलेबिलिटी, ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हीट या डिसऑर्डर, ये तो एक बात है, ये तो हमने तय कर लिया ना। अब जो इसका और इसका लिंक है ना, ये हमें अगले टॉपिक से पता चलेगा। और वो अगला टॉपिक हम जब पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, वो है चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग कूलिंग अ कप ऑफ टी। चेंज इन एंट्रोपी मीन ds, डेल्टा एस। डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस ड्यूरिंग कूलिंग अ कप ऑफ टी। फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ और ये जो मैंने अभी कहा है, जो फिज़िक्स और ये मैथमेटिक्स, ये दोनों एक ही हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग कूलिंग अ कप ऑफ टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग कूलिंग अ कप ऑफ टी। आपको बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी जो है उसका फार्मूला ds इज इक्वल टू ये डेल्टा क्यू बाय टी होता है। या अगर चेंजेस स्मॉल हो तो आप कह सकते हैं कि ds इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। अच्छा, ये चेंज इन एंट्रोपी जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस इस ड्यूरिंग कूलिंग अ कप ऑफ टी। कूलिंग अ कप ऑफ टी जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने चाय बनाई, आपने कप में डाल दी, अगर आपने कमरे में रख दी है तो क्या होगा कि आहिस्ता 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 कप में से हीट बाहर निकलती जाएगी और कमरे की तरफ जाती जाएगी, तो उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। कमरे के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा? उसको तो यकीनन वो चाय के कप से जो हीट निकलेगी वो कोई कमरे में तूफ़ान नहीं लेके आएगी, उसका टेम्परेचर वही रहेगा जो शुरू में है, क्योंकि वो बिग रिजर्वायर है। वो सिंक जो है वो बहुत बड़ा सिंक है, उसको थोड़े से हीट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चलें, पहले देखें कि जब आपके पास कप में ताज़ी ताज़ी आपने चाय डाली हुई है, उसका टेम्परेचर ये शुरू 0 टाइम पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि कप में डालते डालते चाय वो 100 से थोड़ी कम हो जाता है उसका टेम्परेचर। अच्छा, अब अगर कप का टेम्परेचर 90 है और कमरे का टेम्परेचर है 20, तो क्या एक सोर्स और एक सिंक का काम कर सकता है ना? और एक सोर्स का अगर काम करता है, एक सिंक का काम करता है, तो फिर क्या होगा? आप ये एक हीट इंजन वाली कहानी बन जाएगी ना।
आपके पास हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हीट जाएगी और बीच में आप यूज़फुल वर्क ले सकते हैं। इसका मतलब है इस वक्त हीट अवेलेबल है। लेकिन ये देखें, मैंने अंदाजे से ये कहा हुआ है कि आफ्टर 1 मिनट, ये टाइम मिनट में लिया हुआ है, इसका कप का टेम्परेचर वो कम होके हो जाता है 80। तो मुझे बताएं 1 मिनट के बाद इस 80 और 20 के दरमियान हीट जो अवेलेबल होगी वो यकीनन जो पहले 90 और 20 के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है, उस वक्त ज़्यादा हीट अवेलेबल होगी। फिर एक मज़ीद मिनट गुजरने के बाद ये कप का टेम्परेचर अगर हो जाएगा 72, तो कमरे का तो 20 ही है। तो इसका मतलब है कि अब 72 और 20 में जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। फिर ये अगले मिनट में 66 हो जाएगा, उसका और 20 का टेम्परेचर डिफरेंस और कम हो गया। आगे चौथे मिनट में ये 61 है और ये 20 है, फ़र्क और कम हो गया। और वक्त गुजरने के साथ साथ अल्टीमेटली क्या होगा कि कप का टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा और रूम का टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में कप का टेम्परेचर हाई था, फ़र्क ज़्यादा था और हीट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हीट की अवेलेबिलिटी क्या होती गई, कम होती गई। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि दोनों के टेम्परेचर 20 हो गए। तो क्या सोर्स का टेम्परेचर भी 20 हो, सिंक का टेम्परेचर भी 20 हो, तो क्या उनमें हीट का फ्लो मुमकिन है? नहीं, यकीनन नहीं। जैसे आपका मोटरसाइकिल खड़ा है अगर, तो बाहर रोड का टेम्परेचर 20 है तो उसके इंजन के अंदर भी टेम्परेचर क्या होगा, 20। तो क्या उस वक्त हीट अवेलेबल होगी? उस वक्त क्या आप यूज़फुल वर्क ले सकते होंगे? क्या उस वक्त आप मोटरसाइकिल को चला सकेंगे? नहीं। इसका मतलब है कि उसके उस वक्त हीट की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़ीरो। और डिसऑर्डर क्या है, मैक्सिमम। एंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो वक्त गुजरने के साथ साथ अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है और एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। अब ये देखें कि क्या ये जो इक्वेशन है ये वही बता रही है जो हम अभी तक समझे हैं? क्या इन इक्वेशन से हमें वो बात, वही फीलिंग्स आ रही हैं? इसे देख लेते हैं। देखें, जब ये ज़ीरो टाइम था, ताज़ा कप में चाय डाली हुई थी, उसका टेम्परेचर ये था, उस वक्त रूम का टेम्परेचर ये था। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद ये 80 हो गया और ये 20 ही रहेगा क्योंकि रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ये जब 90 से 80 पे आया कप का टेम्परेचर, तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ, ये मेरा ख़्याल है कि उस दौरानिए में कप में से जो हीट बाहर निकल चुकी है, फ़र्ज़ करें वो 6 जूल है। और माइनस क्यों लगाया हुआ है? ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कप से हीट चूँकि बाहर निकल रही है, कप से हीट खारिज हो रही है। जब हीट बाहर निकले तो उस वक्त आप माइनस लगाएंगे। जब हीट किसी चीज़ में एंटर हो रही हो तो आप क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखना ज़रा कि मैं अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कप, जिसे डेल्टा एस सी मैं लिख रहा हूँ, सी फॉर कप, तो मैंने अब क्या किया, मैंने ये फार्मूला लगाना है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कप जो है वो किसके बराबर होगी? जब 90 से 80 की तरफ टेम्परेचर गया है तो मेरा ये ख्याल है कि कप में से 6 जूल हीट बाहर निकली है। तो यहाँ 6 जूल हीट लिख दें और विद नेगेटिव साइन लिख दें, क्योंकि कप की हीट जो है वो बाहर खारिज हो रही है। अब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि कप का टेम्परेचर जो है वो 90 से चेंज होते होते 80 पे गया है। तो यहाँ नीचे मैं टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू लिखूँ? मैंने तो ये वक्फा बहुत बड़ा ले लिया है ना, 1 मिनट का वक्फा ले लिया है। ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ये इनमें तो वक्फा इतना माइन्यूट सा होता है, यानी 0.00000 समथिंग 1 या कुछ इतना कम वक्फे के लिए ये बातें होती हैं ना।
मैंने समझाने के लिए ये इंटरवल बड़ा ज़्यादा लिया है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ तो बहुत कम वक्फे में तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक ही उसकी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ चूँकि वक्फा बढ़ा लिया हुआ है तो टेम्परेचर 90 से 80 की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी एवरेज ले लेता हूँ। यहाँ बटे में क्या लिख देता हूँ, एवरेज 90 और 80 की क्या है 85। और सेंटीग्रेड में मैंने नहीं लिखना, ये फार्मूले के अंदर मैंने केल्विन में टेम्परेचर यूज़ करना है। तो ये +273 केल्विन कर दें। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये चेंज इन एंट्रोपी किसकी आ जाएगी, कप की। और इसके साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, यानी कप की एंट्रोपी क्या हो रही है, कम। अब ज़रा आप आए कमरे की तरफ, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रूम, इसे आप कहें डेल्टा एस आर, आर स्टैंड्स फॉर रूम। देखना इस दौरानिए में, इस पहले मिनट में अगर कप जो है वो 6 जूल अगर खारिज करता है तो कमरा एक्सेप्ट कितना करता है, कमरा एक्सेप्ट करता है 6 जूल। जितना कप ने खारिज की है कमरे ने उतनी एक्सेप्ट कर ली है। तो अब कमरे की चेंज इन एंट्रोपी जो है ऑफ रूम वो आएगी विद पॉजिटिव साइन। अब यही 6 जूल ऊपर लिख दिए और कमरे का टेम्परेचर तो है ही फिक्स 20, तो आपने नीचे ये 20 लिख दिया और +273 लिख दिया। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इसका जवाब बढ़ाएगा या इसका जवाब बढ़ाएगा। ये देखें, ये न्यूमरेटर जो है, जो ऊपर टॉप पे चीज़ पड़ी है वो दोनों में 6 जूल पड़ा हुआ है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में नीचे इसके 85 + 273 है, ये बड़ी चीज़ है। ये 20 + 273 है, ये छोटी चीज़ है। तो अगर न्यूमरेटर सेम हो और नीचे जिसके छोटी चीज़ हो उसका जवाब बड़ा आता है। इसका जो ये यकीनन आप कैलकुलेटर से यहाँ आंसर, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है तो वो मैं यहाँ स्पेस नहीं है लिखने के लिए, आप इसका भी जवाब यहाँ लिख दें, इसका भी जवाब। ये बड़ा है, ये छोटा है। अब अगले स्टेप में मैं कहूँगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, वो है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कप प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रूम, ये दोनों मिलके क्या होंगे, यूनिवर्स। ये छोटा जवाब और ये बड़ा जवाब, जब आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो ये है। ये मैंने कैलकुलेटेड जो एग्जैक्ट है, जो कि आप कैलकुलेटर से करेंगे, इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे, फिर दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये फिर मुझे बताएं कि पहले इंटरवल में जो कि 1 मिनट का मैंने लिया हुआ है, उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी आई है वो किसके बराबर है, 0.00372 और इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन। अब इससे अगले मिनट की बात करें, जब पहले तो 0 से 1 मिनट हुआ, अब 1 से 2 मिनट की तरफ आप जब जाते हैं तो इस दौरानिए में कप का टेम्परेचर 80 से 72 हो जाता है। जब 80 से 72 हो जाता है तो इस दौरानिए में जो कप ने हीट खारिज की है, फ़र्ज़ करें वो है -4 जूल। तो उसी तरह जैसे आपने पहले मिनट के दौरान चेंज इन एंट्रोपी निकाली है, अब दूसरे मिनट के दौरान चेंज इन एंट्रोपी निकालें। तो इस दौरानिए में ये जो मैंने फ़र्ज़ किया हुआ है, आसानी के लिए ये आपने 4 जूल जो कप ने रिलीज़ किए वो ऊपर लिख दें और नीचे कौन सा टेम्परेचर लिखें, यकीनन ये 80 और 72 का जो एवरेज है 76 वो नीचे लिख दें और उसी तरह ये 273 ऐड कर दें तो ये कप की चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी। और रूम की कैसे आएगी, आप अगर कप 4 जूल इधर खारिज कर रहा है तो रूम जो है वो क्या करेगा, 4 जूल एब्जॉर्ब करेगा। तो उसका नीचे वही 20 + 273 करें और उसके बाद दोनों को ऐड करें तो ये पहले मिनट में क्या आंसर आया, 0.00372। दूसरे मिनट में क्या आंसर आया, 0.00216। इसी तरह ये तीसरे मिनट में ये 72 से 66 होगा, कुछ और ही हीट खारिज होगी। मैंने फ़र्ज़ किया है कि उस दौरानिए में हीट 0.25 जूल खारिज होगी। तो फिर
इसकी चेंज इन एंट्रोपी निकालें, इसकी चेंज इन एंट्रोपी निकालें, उसे ऐड अप करें। अगले मिनट में इसकी चेंज इन एंट्रोपी, इसकी चेंज इन एंट्रोपी, उसे ऐड अप करें। अब यहाँ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज इन एंट्रोपी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? आप में से 99% स्टूडेंट जो है वो कहेंगे कि ये कम होती जा रही है, क्योंकि ये पहले इंटरवल में थी 0.00372, दूसरे इंटरवल में है 0.00216, ये चीज़ छोटी है। तीसरे इंटरवल में 0.00122, ये और छोटी है। लेकिन मेरा जवाब ये नहीं है, मेरा जवाब है कि ये वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, ये तो कम होती जा रही है। गौर फरमाएं, 1 मिनट के बाद कितनी हो गई? 0.00372 जूल ओवर केल्विन। 2 मिनट के बाद कितनी हुई? उसमें 0.00372 में आप मज़ीद जमा कर दें 0.00216 जूल पर केल्विन। 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद इतनी हुई, 2 मिनट के बाद ये जमा ये, तो जवाब बढ़ गया ना। 3 मिनट के बाद ये जमा ये जमा ये, 4 मिनट के बाद ये जमा ये जमा ये जमा ये। तो मुझे ये बताएं कि क्या वक्त गुजरने के साथ साथ एंट्रोपी किसकी बला? यूनिवर्स की। यूनिवर्स का मतलब है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कप और रूम, ये दोनों मिलके क्या बनेगा? यूनिवर्स। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो वक्त गुजरता जा रहा है, आपने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ हीट कम होती जा रही है, आपने देखा डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। अवेलेबिलिटी कम होती जाए, डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। तो क्या वक्त गुजरने के साथ साथ एंट्रोपी में चेंज बढ़ती नहीं जा रही? तो यहाँ से हम जो नतीजा अख़ज़ करते हैं वो नतीजा क्या है? ये कप का ठंडा होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ड्यूरिंग कूलिंग अ कप ऑफ टी या ड्यूरिंग अ नेचुरल प्रोसेस, entropy of universe always increase, it always increases, availability of heat decreases, order increases। ये बातों पे गौर फरमाएं। यूनिवर्स में किसी नेचुरल प्रोसेस के दौरान हीट की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, डिसऑर्डर बढ़ता जाता है और एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। ये बात आपको क्लियर होगी। एक मैं आपको ये ख़त्म करने से पहले मैंने सवाल आपसे पेपर में किस किस्म का पूछना है ये मैं आपको बता दूं। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास आइस है, बर्फ़ है, उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं कहता हूं कि जब वो आप कमरे में रखते हैं तो कमरे का टेम्परेचर 20 है, और मैं कहता हूं कि आइस का ब्लॉक है 1 किलोग्राम, और वो जब उसका टेम्परेचर -10 से बढ़ेगा, -9 होगा, -8 होगा, -7, -6, -5, -4, -2, -3, -2, -1, फिर 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 होगा, और फिर चलते चलते 20 हो जाएगा। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीटिंग अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं ये आपसे कहूं और ये भी कह दूं कि 1 किलोग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, और आपसे ये क्वेश्चन करूं, तो क्या आप उसमें वैल्यूज़ लगा के सारी इधर उधर से वैल्यू सारी वो जो है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है, ये सारी फिक्स होती हैं, और ये लिटरेचर में गिवन है
ये आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि वो प्लस निकलेगी कि माइनस, तो आपका ये बगैर यानी कोई तरद्दुद के ये जवाब होना चाहिए कि नेचुरल प्रोसेस से एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ हीट जो है वो क्या होगी। और मज़े की बात आपको बताऊं, यहाँ जो सोर्स होगा वो कमरा होगा, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर हाई है, कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइस का जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक लिया हुआ है वो -10 पे है, वो सिंक का काम करेगा, वो सोर्स का काम करेगा। हीट ने कमरे से उधर जाना है, कमरे से जब हीट निकलेगी तो उसकी एंट्रोपी माइनस होगी, और जो ब्लॉक में हीट एंटर होगी तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, प्लस होगी। ठीक हो गया।